हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज हम इस चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड इस चैप्टर के एक और वीडियो लेके आ गए हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गॉसियस थ्योरम को यूज करके हम क्या क्या एप्लीकेशन कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट वी विल डिस्कस हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज यूजिंग गॉसियस थ्योरम। इफ यू लाइक दिस वीडियोज, ये सारे वीडियोज आपके अगर काम में आ रहे हैं देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल टू गेट मोर वीडियोज लाइक दिस। तो आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप हेडिंग से पता चल गया हमें क्या कैलकुलेट करना है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज यूजिंग गॉसियस थ्योरम, गॉसियस थ्योरम को यूज करके। तो एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि गॉसियस थ्योरम में क्या बोला गया था। व्हाट वाज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ गॉसियस थ्योरम। गॉसियस थ्योरम में बोला गया था कि जो फ्लक्स होता है थ्रू ए क्लोज सरफेस दैट इज इक्वल टू द इनक्लोज चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू एनक्लोज चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर गॉसियस थ्योरम के कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं है तो आप प्रीवियस वीडियो में जा सकते हैं मेरे चैनल के, वहां पर आपको डिटेल डिस्कशन मिल जाएगा। ओके, दिस वाज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ गॉसियस थ्योरम। तो इस फ्लक्स को हम लिख सकते हैं E dot ds, क्लोज इंटीग्रल। दिस इज नोन एज क्लोज इंटीग्रल। हमें पता है कि फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E dot a, where a is the area vector। तो इसका ही एक और फॉर्म है ये, ds is the small elementary area vector, this is electric field vector and this is the closed integral। तो गॉसियस थ्योरम का जो मैथमेटिकल फॉर्म हो रहा है दैट इज फ्लक्स इज इक्वल्स टू E dot ds is equals to q enclosed by epsilon naught। This is the final mathematical form of Gaussian theorem। इस थ्योरम को, इस इक्वेशन को यूज करके हमें पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो कैलकुलेट करना है। ओके, दिस इज द एम। तो हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। सपोज दिस इज अ पॉइंट चार्ज प्लस q। This is the point P at a distance r from the charge q। We have to calculate the electric field at P point due to this plus Q charge। हमें इस P point पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू द प्लस Q चार्ज, और हम किसी भी प्रोसेस में नहीं निकाल सकते। We have to use Gaussian theorem। Okay, so at first we have to write what from Gaussian theorem we know that E dot ds is equals to q enclosed by epsilon naught। From Gaussian theorem we know this। To apply the Gaussian theorem in this case, at first we have to consider a Gaussian surface। For every problem where we have to apply Gaussian theorem, we have to consider a Gaussian surface। Okay, here point charge is present, we have to consider the Gaussian surface in such a way that the Gaussian surface should be symmetric in every way। Okay, in the whole video you will get an idea that for point charge or for spherical charge body we are taking spherical Gaussian surface, and for a line charge we are taking cylindrical Gaussian surface। Why we are taking this I will explain in the video, so to know everything please stay tuned। Okay, so here for this plus q charge, point charge, we have to consider a Gaussian surface, and this is a imaginary surface, and for a point charge the Gaussian surface will be a sphere। एक point charge के लिए जो Gaussian surface हम लेंगे वो एक sphere होता है always। so ये Gaussian surface इस point से पास करेगा। so जो Gaussian surface हम यहाँ पर लिए हैं, Gaussian sphere लिए है, उस sphere का radius कितना है, small r is the radius। okay, so अभी हम यहाँ पर इस स्फीयर के यहाँ पर एक पोर्शन लेंगे दैट इज द ds सरफेस एरिया। स्फीयर के ऊपर एक छोटा सा पोर्शन जिसका एरिया है ds। ओके, सो एरिया वेक्टर कैसे निकालते हैं ये भी हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि किसी सरफेस का अगर हमें एरिया वेक्टर निकल रहा है तो वो एरिया वेक्टर सरफेस के साथ परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो एक स्फीयर के साथ जो परपेंडिकुलर होगा दैट विल बी रेडियली आउटवर्ड, राइट। सो ये स्फीयर का एक सरफेस है तो इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा दैट विल बी रेडियली आउटवर्ड। ओके, क्लोज सरफेस के लिए हमें आउटवर्ड ही लेना है, इनवर्ड नहीं ले सकते। दिस ऑल डिस्कशंस आई हैव डन इन द प्रीवियस वीडियो। इफ यू हैव नो आइडिया अबाउट गॉसियस थ्योरम एंड एरिया वेक्टर एंड फ्लक्स एक्सेट्रा देन प्लीज गो टू द प्रीवियस वीडियो।
otherwise you will not understand this. Okay, so this is the area vector for this surface of the sphere, and here we know for plus q charge we know electric field lines goes outward, radially outward. Electric field lines originate from plus charge and go outward to infinity. So from here we can understand that the electric field vector from this plus q charge is going like this in every direction. These are the electric field lines. So you can see the electric field vector are also directed radially outward, right? So for this surface, the direction of the electric field vector and the area vector is same. So electric field vector is parallel to the ds vector here. Okay. So here we can write that E dot ds means E ds cos theta. That theta is the angle between the E vector and the area vector. इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर में एंगल कितना है 0 डिग्री. cos 0 मतलब 1 होता है. सो हियर वी कैन राइट E ds इंटीग्रल q enclosed by epsilon naught. I hope up to this it is clear. Now this part, electric field for this plus q charge, the electric field at this point, this point, this point, any point on the Gaussian surface, the electric field will remain constant because the every surface of every point of the Gaussian surface is equidistant from the charge. ये Gaussian surface के जो सारे points है, ये सारे point q charge से same distance की दूरी पर है, that is the small r. So यहाँ पर जो electric field का value होगा surface के इस point पे, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा, डायरेक्शन सिर्फ अलग है. इसका डायरेक्शन इस तरफ है, इसका डायरेक्शन इस तरफ है, लेकिन गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू तो सेम ही होना है, क्योंकि पॉइंट चार्ज से गॉसियन सरफेस के हर एक सरफेस सेम डिस्टेंस पे है, राइट. फॉर दिस रीजन टू अप्लाई दिस थ्योरी, ये जो फंडामेंटल चीज है ये हम अप्लाई कर सके, इसीलिए हम ऐसे गॉसियन सरफेस कंसिडर करते हैं जो चार्ज के हिसाब से सिमेट्रिक हो. अगर यहाँ पर हम एक स्फीयर ना लेके एक क्यूब लेते और एक सिलेंडर लेते तो हम ये बता नहीं सकते थे कि सिलेंडर का हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा ड्यू टू दिस चार्ज. बट इन दिस केस वी कैन से दैट because the distance of the every point of the sphere is equidistant from the charge. So here we can apply this. That's why we have taken the spherical Gaussian surface here. Okay. So यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर एक पॉइंट पे Gaussian surface के इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर का वैल्यू सेम होता है. So here we can write that electric field vector is not depending on r. The electric field vector is constant here. Okay, constant on every point of this Gaussian surface. ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कांस्टेंट है थ्रू आउट द सरफेस. सो इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं. एज इट इज अ कांस्टेंट चीजें इंटीग्रेशन से बाहर जा सकती हैं, राइट. आई थिंक अप टू दिस इट इज क्लियर. नाउ ds वेक्टर, ds इंटीग्रेशन ऑफ द एरिया. ये जो एरिया है, ऑलवेज ये दिमाग में रखना कि ये एरिया जो है ये होता है गॉसियन सरफेस का एरिया. तो ये रेडियस स्मॉल r है, तो ये जो स्फीयर है गॉसियन स्फीयर है, इसका एरिया कितना होगा? सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस r इज 4 पाई r स्क्वायर. एक ऐसा स्फीयर जिसका रेडियस स्मॉल r हो, उसका सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर. ओके, सो हियर द इंटीग्रेशन ऑफ ds विल बी 4 पाई r स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट. तो कितना Q एनक्लोज्ड हो रहा है ये हमें निकालना है. Q एनक्लोज्ड बाय होम, कौन एनक्लोज कर रहा है? गॉसियन सरफेस एनक्लोज कर रहा है. सो Q एनक्लोज्ड मीन द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस. तो ये गॉसियन सरफेस कितने चार्ज को एनक्लोज कर रहा है? प्लस Q चार्ज को एनक्लोज कर रहा है. सो Q एनक्लोज्ड शुड बी रिप्लेस्ड बाय Q बाय एप्सिलॉन नॉट. सो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन राइट दैट E is equals to Q by 4 pi epsilon naught r square. And what is the direction of the electric field vector? That is radially outward. Okay. So we can write it like this. So we have calculated the electric field at the point P due to the plus Q charge using Gauss's theorem.
ये एक्सप्रेशन हमें पहले से ही पता होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। हमें पता होता है कि प्लस क्यू चार्ज से r डिस्टेंस की दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है q by 4πε0 r²। वी नो दिस, बट यहाँ पर हमें गॉसियस थ्योरम को यूज करके ये एस्टेब्लिश करना था। ओके, सो यहाँ पर गॉसियस थ्योरम को यूज करके हम निकाल चुके हैं कि p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या होगा ड्यू टू दिस प्लस क्यू चार्ज। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे जाके हम और 3-4 प्रूफ करेंगे यूजिंग गॉसियस थ्योरम। आप सारे प्रूफ देखते रहिए तो आपका पूरा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट वायर। एक यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट वायर है। ओके, ये जो वायर है इनफाइनाइट वायर है और ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। इस यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट वायर से r डिस्टेंस दूर एक पॉइंट है P। हमें इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू दिस लाइन चार्ज यूजिंग गॉसियस थ्योरम। दिस इज द प्रॉब्लम। ओके, तो फर्स्ट चीज जो हम बता चुके थे कि अगर गॉसियस थ्योरम हमें यूज करना है तो हमें एक गॉसियन सरफेस चाहिए और वो गॉसियन सरफेस उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के सिमेट्रिक होना चाहिए। पॉइंट चार्ज के लिए सिमेट्रिक था स्फीयर, पर ये लाइन चार्ज के लिए सिमेट्रिक होगा एक सिलेंडर। ओके, सो ये जो सिलेंडर ले रहे हैं इस सिलेंडर का रेडियस होगा स्मॉल r और ये सिलेंडर का जो लेंथ होगा दैट विल बी स्मॉल l। ओके, तो अब हम इसमें गॉसियस थ्योरम अप्लाई करेंगे। गॉसियस थ्योरम से हमें पता है, अकॉर्डिंग टू गॉसियस थ्योरम, क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इज इक्वल्स टू q enclosed by epsilon naught। ओके, तो अब हम देखते हैं कि E डॉट ds मतलब एक ये सरफेस होगा, एक ये अपर सरफेस होगा और एक ये लोअर सरफेस होगा। राइट, 3 तरह के सरफेस होगा। तो इस इक्वेशन को हम 3 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। दिस इज फॉर द टॉप वन E डॉट ds प्लस दिस इज फॉर द बॉटम वन E डॉट ds प्लस थर्ड वन इज for the curved surface, this curved surface E dot ds is equals to q enclosed by epsilon naught. Top surface means this one, bottom surface means this one and curved surface means this one. Okay, so ये 3 जगह के लिए अलग अलग होगा E dot ds। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के डायरेक्शन पहले एरिया वेक्टर्स देख लेते हैं। ये जो सरफेस है स्फेरिकल, इसका एरिया वेक्टर होगा रेडियली आउटवर्ड। ये जो सरफेस है टॉप सरफेस, इसका एरिया वेक्टर होगा परपेंडिकुलर द सरफेस एंड आउटवर्ड। इसका भी परपेंडिकुलर द सरफेस एंड आउटवर्ड। राइट, तो तीनों के एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमें पता चल गया। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से निकल के इनफाइनाइट तक जाते हैं, तो यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से निकल के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जाएगा लाइक दिस। इस डायरेक्शन में भी ऐसा ही होगा। तो अगर हम ये टॉप सरफेस देखते हैं, अगर हम ये टॉप सरफेस कंसीडर करते हैं, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड दिस इज द एरिया वेक्टर। तो इन दोनों के बीच एंगल हो गया 90 डिग्री। अगर ये बॉटम सरफेस देखते हैं, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर, तो इन दोनों के बीच भी एंगल हो गया 90 डिग्री। अगर ये कर्व सरफेस देखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और जो एरिया वेक्टर है दोनों पैरेलल है, तो इन दोनों के बीच जो एंगल है दैट इज 0 डिग्री और यहाँ पर थीटा है 90 डिग्री, यहाँ पर भी थीटा है 90 डिग्री। ओके, सो हियर वी कैन राइट फॉर द टॉप सरफेस E ds cos 90 डिग्री, फॉर द बॉटम सरफेस E ds cos 90 डिग्री एंड फॉर द कर्व्ड सरफेस E ds cos 0 डिग्री is equals to q enclosed by epsilon naught. Cos 90 डिग्री का मतलब होता है 0, so this part will be 0. Cos 90 डिग्री का मतलब होता है 0, so this part will be 0. Cos 0 डिग्री होता है 1, so from here we will get E dot ds.
सो फाइनली हमारा जो इक्वेशन बना वो बना E डॉट सॉरी नॉट वेक्टर, ऑलरेडी हो चुका है ये डॉट प्रोडक्ट, E ds क्लोज सरफेस फॉर द कर्व्ड सरफेस इज इक्वल्स टू Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये फाइनल इक्वेशन हम तक पहुंच चुका है। ओके, अब हम देखते हैं ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है ये ऐसे निकल रहा है, तो ये जो कर्व सरफेस है ये पूरा कर्व सरफेस ये लाइन चार्ज से r डिस्टेंस की दूरी पर है। सो द कर्व सरफेस, एवरी पॉइंट ऑफ द कर्व सरफेस इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द लाइन चार्ज। ओके, सो ये कर्व सरफेस के सारे पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होगा। सो द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एवरी पॉइंट ऑन द कर्व सरफेस इज अ कांस्टेंट वैल्यू। सो कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन से बाहर ले जा सकते हैं। सो द इक्वेशन विल बिकम E, इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा ds फॉर दिस कर्व सरफेस एंड दैट विल बी Q एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब हम बोल चुके हैं कि ये जो ds इंटीग्रेशन होता है मतलब एरिया, किसका एरिया लेना है, जो गॉसियन सरफेस है उसका एरिया लेना है, और कर्व सरफेस ही बचा है तो सिर्फ कर्व्ड गॉसियन सरफेस का हमें एरिया लेना है। तो ये जो गॉसियन सरफेस है सिलिंड्रिकल, इसका कर्व का एरिया कितना होगा, एक सिलेंडर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई r इंटू एल। r इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, l इज द लेंथ ऑफ द सिलेंडर। तो एक सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है 2 पाई r l, जिसका r होता है रेडियस ऑफ द सिलेंडर, l होता है हाइट ऑफ द सिलेंडर। सो इस ds को हम लिख सकते हैं 2 पाई r l। ओके, अब हमें निकालना है कि ये Q एनक्लोज्ड का वैल्यू कितना होता है। Q एनक्लोज्ड मतलब द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। सिर्फ गॉसियन सरफेस जितना चार्ज को एनक्लोज किया हुआ है वो चार्ज हमें निकालना है। तो हम देख रहे हैं कि गॉसियन सरफेस कौन सा है, ये सिलेंडर गॉसियन सरफेस है, where the radius of the cylinder is small r and the length of the cylinder or the height of the cylinder is small l. So ये जो मेरा गॉसियन सरफेस है, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, उसका वो जो सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है वो कितना चार्ज एनक्लोज किया हुआ है वो हमें निकालना है। तो ये जो वेयर है जो गॉसियन सरफेस के अंदर है वो वेयर का लेंथ कितना है, स्मॉल एल। एक्चुअल में वेयर तो इनफाइनाइट है, लेकिन हमें उतना ही चार्ज एनक्लोज कंसीडर करना है which is enclosed by the Gaussian surface. So the enclosed charge, enclosed जो wire है उसका length है small l, okay, and suppose lambda is the line charge density. Okay, line charge density means unit length का charge होता है lambda coulomb. So for one unit length the charge is lambda coulomb. So for L length, the total charge will be lambda L. Okay. If for 1 meter the charge is lambda coulomb, then for L meter the charge will be lambda L coulomb. I hope you understand. So the total charge enclosed by this Gaussian surface is equals to lambda L. So इस Q enclosed के जगह पर हम लिख सकते हैं lambda L. Okay. So from here we can write ये equation जो finally बन रहा है that is E 2 pi r l lambda l by epsilon naught. L will cancel out. So E is equals to lambda by 2 pi epsilon naught r. And electric field का जो वेक्टर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन किस तरफ है, रेडियली आउटवर्ड. सो इसको हम वेक्टर साइन लगा के इसका डायरेक्शन ऐड कर देंगे. सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर. ओके. So from here we can see this is the electric field due to this infinite line charge at point P and the direction and the distance of the point P from the line charge is small r. So distance के साथ साथ electric field vector इस situation में inversely proportional है. So for this situation the electric field vector is inversely proportional with the distance. इसका मतलब है लाइन चार्ज से जितना दूर जाएंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू उतना डिक्रीज करता जाएगा. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. अगर ये वीडियोस आपके हेल्प में आ रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है ये वीडियोस, देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल टू गेट मोर वीडियोस लाइक दिस.
हम क्लास 12 का पूरा फिजिक्स का सिलेबस ऐसे ही कवर करने वाले हैं। अगर आपको चाहिए पूरा सिलेबस देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड नीचे कमेंट में लिखिए कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है और अच्छी लग रही है कि नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। गॉसेस थ्योरम के और भी कई एप्लीकेशंस हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।